इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो इससे पहले बच्चों, आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। प्रकाश के परावर्तन में क्या था कि अगर कोई प्रकाशिक किरण, एक ही मैं समतल दर्पण बना दे रहा हूँ जिसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो ये वाला पृष्ठ क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। तो आपने परावर्तन में पढ़ा हो था कि किसी माध्यम से चलने वाली प्रकाशिक किरण का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, तो इसको हम क्या कहते थे, इसको कहते थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन को अगर हम बहुत संक्षेप में बात करें तो इसको कहते हैं प्रकाश का मुड़ना, यानी अंग्रेजी में कहेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का मुड़ जाना। किससे मुड़ जाना? अपने ओरिजिनल पाथ से, यानी अपना जिसका जो मूल मार्ग है उस मार्ग से मुड़ जाने को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। और प्रकाश का वापस लौट जाना वो क्या था? प्रकाश का परावर्तन था। तो है क्या बच्चों, अगर दो पारदर्शी माध्यम लें, पारदर्शी माध्यम जैसे वायु, जल, कांच, हीरा, ये सब क्या है? पारदर्शी माध्यम है। तो हम यहाँ पर दो पारदर्शी माध्यम ले लेते हैं। एक पारदर्शी माध्यम ले लिया वायु और दूसरा पारदर्शी माध्यम हमने ले लिया कांच। तो हम जानते हैं कि अगर प्रकाशिक किरण एक ही समांग पारदर्शी माध्यम से जा रही है, अब देखिए जैसे ये वायु से जा रही है, तो बच्चों इसके अगर ये दूसरा माध्यम भी क्या होता? वायु रहता, दूसरा माध्यम भी वायु रहता। चलिए इस पर हम यहाँ ले लेते हैं वायु को। जैसे हमने ये भी माध्यम क्या है, ये भी माध्यम वायु है। तो फिर इसके पाथ में, यानी इसके रास्ते में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी ये अपने रास्ते से ये प्रकाशिक किरण विचलित नहीं होती। ये प्रकाशिक किरण क्या होती? सीधे निकल जाती। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर माध्यम बदल दिया। हमने यहाँ पर दूसरा पारदर्शी माध्यम ले लिया है। तो दूसरा पारदर्शी माध्यम क्या लिया? जैसे कांच, जल भी ले सकते हैं। अब क्या हुआ, ये प्रकाशिक किरण जो थी इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जा कर के अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, यानी ये मुड़ जाएगी, कुछ इस तरीके से गई। तो देखिए इसको इस तरफ जाना था, लेकिन ये क्या हो गई, ये अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ गई, मूल मार्ग से विचलित हो गई। तो ये जो प्रकाश मुड़ गया एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं इसको? इसी को हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि किसी प्रकाशिक किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये देखिए किरण वायु से आ रही थी, जैसे ही माध्यम बदला, ये वो बाउंड्री है जहाँ पर दोनों मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, दोनों माध्यम अलग अलग हो रहे हैं। तो जहाँ पर माध्यम दूसरा स्टार्ट होता है वहीं से ये क्या हुआ, डेविएट हो गई। ठीक है। अच्छा, जो किरण आ रही थी जैसे परावर्तन में जो किरण इस पर गिर रही है, आप उसे हम क्या बोलेंगे? इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। और जिस बिंदु पर गिर रही है इस पर अगर हम एक 90 अंश की रेखा खींच दें, एक 90 अंश की रेखा खींच दें, तो इसको हम बोलेंगे अभिलंब। अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब। अच्छा, और जो किरण अपवर्तित हुई, जो किरण मुड़ी, उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको पढ़ा जाएगा आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको पढ़ा जाएगा अपवर्तन कोण। देखो बच्चों, इसमें जो वायु है इसको हम बोलते हैं, इस माध्यम को बोलते हैं हम विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। अभी मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में कि विरल माध्यम क्या होता है
और सघन माध्यम क्या होता है। ठीक है, विरल माध्यम अभी ऐसे हल्का सा एक बना लो जो हल्का हो, ठीक है, जिसका प्रकाशिक घनत्व कम होता है उसको हम विरल माध्यम बोलते हैं, और जिसका प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा होता है उसको हम सघन माध्यम बोलते हैं। ठीक है, ये द्रव्यमान वाला घनत्व नहीं है बच्चों, वो अलग चीज़ है। तो अब आइए, अच्छा अब समझते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि जब प्रकाशिक किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गई तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, यानी जो इसका मूल रास्ता था उस मार्ग से वो क्या हो गई, विचलित हो गई। तो इसका कारण क्या है, यानी हम पढ़ते हैं अपवर्तन का कारण। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तन का कारण। तो अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण। तो बच्चों अपवर्तन का कारण ये है कि आप ये पहले से जानते होंगे कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये प्रकाश कांच वाले माध्यम में चलेगा तो इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, यानी कांच में इसकी रफ्तार हो जाएगी, तो कांच में इसकी रफ्तार हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर यहाँ पर जल होता बाय द वे तो उसमें प्रकाश की रफ्तार होती 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए आप अब अंतर समझ रहे होंगे, जब तक ये वायु में चल रही थी प्रकाशिक किरण तो इसकी स्पीड क्या थी, इसकी वेलोसिटी, इसका वेग क्या था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जैसे ही माध्यम बदला वैसे ही क्या हुआ, प्रकाश की चाल में अंतर आ गया, यानी कम हो गई कि नहीं हो गई। इसका मतलब हम अपवर्तन का कारण देख रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश की चाल अलग अलग हो जा रही है, यानी बदल जा रही है। तो अपवर्तन के कारण में हम क्या लिखेंगे, विभिन्न माध्यमों में, एक शॉर्टकट में इसको याद रख लीजिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना, प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए अपवर्तन का कारण क्या है तो आप लिख देंगे कि विभिन्न पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में क्या था, कि ये जो परावर्तन के केस में मैं लिख दे रहा हूँ, ये परावर्तन की बात मैं कर रहा हूँ, परावर्तन में यानी प्रकाश के परावर्तन में आपने क्या देखा था कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या था, बराबर था। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या था, बराबर था। लेकिन अपवर्तन के केस में क्या होता है, अपवर्तन के केस में क्या है कि I और R बराबर नहीं होते, यानी ये जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से बड़ा भी हो सकता है, या ये जो अपवर्तन कोण है ये आपतन कोण से छोटा भी हो सकता है। अच्छा, तो एक बात तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जो भी। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर ली जाए तो एक नोट लिखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। देखिए अभी आपने क्या देखा, मैंने लिखा था, इसमें बताया था आपको कि विरल माध्यम में देखिए प्रकाश की चाल ज़्यादा है, और जैसे ही माध्यम कांच आया नहीं सघन है, घना है, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या हो गई, कम। तो आप विरल माध्यम को ऐसे भी समझ सकते हैं, विरल माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल अधिक होगी, यानी वो दो माध्यम, ऐसा नहीं है कि
पर्टिकुलर किसी एक माध्यम की चाल से हम अंतर मतलब एक माध्यम में प्रकाश की चाल से हम ये डिफाइन कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। हमें दो माध्यम देखने होंगे। हम दो माध्यम लेंगे, माध्यम एक, ऐसे समझिए, माध्यम एक, माध्यम दो। अब हम प्रकाश की चाल लेंगे। अगर प्रकाश की चाल मान लेते हैं, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा, इसमें C1 है और इसमें क्या है, C2 है। तो देखिए बहुत क्लियर, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। अगर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है, यानी C1 बड़ा है किससे, C2 से, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, तो फिर ये कौन सा माध्यम होगा, ये विरल माध्यम होगा। और ये कौन सा माध्यम होगा, सघन। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को, इस चीज़ को यहाँ मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। अगर ये पहला माध्यम है, नहीं, इसमें पहले माध्यम में प्रकाश की चाल वही C1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, C2। लेकिन C1 जो है वो C2 से कम है, यानी यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या थी, इस पहले माध्यम में यहाँ पर ज़्यादा थी और यहाँ क्या थी, कम। तो जिसमें ज़्यादा थी वो क्या हो गया, विरल, और जिसमें कम थी वो क्या हो गया, सघन। अब इस वाले में क्या है, इस वाले में C1 यानी प्रकाश की रफ्तार इस माध्यम में क्या है, कम है, और इस माध्यम में क्या है, ज़्यादा है। तो जिसमें कम है वो क्या हो जाएगा, वो माध्यम हो जाएगा सघन, और जिसमें ज़्यादा है वो माध्यम क्या हो जाएगा, विरल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। विरल माध्यम क्या होते हैं, नहीं, हम दो माध्यमों की तुलना करें तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, प्रकाश की चाल अधिक, प्रकाश की चाल अधिक, तो अगर प्रकाश की चाल अधिक है तो वो कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। और अगर सघन माध्यम क्या है, सघन माध्यम देख लेते हैं। तो सघन माध्यम है जिसमें जिसमें सघन माध्यम की क्या है, जिस माध्यम में या जिसमें प्रकाश की चाल कम है, प्रकाश की चाल कम है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वो विरल माध्यम होगा, और जिसमें कम होगी वो कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके पश्चात कुछ एक दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी बता देते हैं कि प्रकाश कैसे मुड़ता है जब विरल से सघन जाएगा या सघन से विरल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए, अब नोट, अगला क्या है, नोट, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो, अब जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो बच्चों इस पर ध्यान दीजिएगा। यानी ये माध्यम विरल है और ये माध्यम हमने क्या ले लिया, सघन। तो ये जो आपतित किरण विरल माध्यम से आएगी, तो जब ये सघन माध्यम में जाएगी तो यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। तो ये प्रकाशित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। समझ में आया। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये जो प्रकाशित किरण है यानी अपवर्तित किरण जो है, ये वाली अपवर्तित किरण किस ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी।
ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाशिक किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अच्छा, इसका अगर हम उल्टा कर लें, यानी हम यहाँ पर अब सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी हम सघन माध्यम ले लें इसको, और इसको क्या ले लें, विरल। यानी जब प्रकाशिक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी इस टाइप से। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर। अच्छा, और प्रकाशिक किरण कहाँ से जाएगी, ये नोट, दूसरा नोट है ये, जब प्रकाश सघन माध्यम से या प्रकाशिक किरण सघन माध्यम से किस माध्यम में जा रहा हो, विरल माध्यम में। ठीक है, जा रहा हो तो अपवर्तित किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर नहीं, अब क्या होगा, अब बदल दिया हमने क्योंकि सघन से विरल है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर हट जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, और ऐसा कारण क्या है अपवर्तन का, मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, जब सघन से विरल जा रही है तो किस में रफ्तार ज़्यादा होगी, ये सघन में मान लेते हैं स्पीड c1 है और प्रकाश की, और इसमें क्या है, c2 है। तो सघन से विरल है, ऑब्वियस है सघन में क्या होगा, रफ्तार कम होगी, यानी c1 लेस देन क्या होगा, c2, यानी इसमें c2 जो है स्पीड ये क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन वहीं पर इसका अपोजिट अगर हम लें, इसका अपोजिट यानी अगर हम जो अभी पहले लिखे थे नियम, विरल से सघन, अगर विरल से सघन है तो इस केस में क्या होगा, विरल से सघन के केस में अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस माध्यम में मान ली स्पीड c1 है, इसमें क्या है, c2, तो ऑब्वियस है। अब क्या होगा, अब c1 चूँकि विरल से सघन है तो c1 क्या होगी, c1 ज़्यादा होगी, c2 कम, यानी सघन है तो सघन में क्या होगा, इसको यहाँ लिख लीजिए, सघन में क्या होगा, सघन में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। और विरल, सघन से विरल, विरल में तो विरल में क्या होगी, यहाँ तक क्या था, बहुत स्लो आ रहा था, और फिर यहाँ पर जैसे ही माध्यम बदला, यानी विरल माध्यम मिला, यानी काफ़ी कम डेंस है, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर प्रकाश की रफ्तार बढ़ गई, चाल बढ़ गई, यानी इस पे स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें ज़्यादा होगी। और इस केस में विरल से सघन है तो यहाँ पर विरल है तो यहाँ पर क्या होगी, इसमें स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, और जैसे ही ये दूसरे सघन माध्यम में जाएगी वैसे ही प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दोनों नोट भी आपने समझ लिए होंगे, जब प्रकाश विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में जाए। ठीक है, एक स्पेशल केस है, वो भी आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। हाँ, इसके बाद अब एक स्पेशल केस क्या है कि एक ऐसी दशा है जहाँ पर, ऐसी स्थिति जहाँ पर प्रकाश अपवर्तित नहीं होगा, यानी कोई प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं होगी, स्पेशल केस। ठीक है, एक स्पेशल केस आप इसको ध्यान में रखिए, ये स्पेशल केस है। वो स्पेशल क्या है, या स्पेशल नोट आप इसको समझ लीजिए। अगर प्रकाशिक किरण, भले माध्यम अलग अलग हैं, ये विरल माध्यम है और ये क्या है, सघन माध्यम, यानी ये मान लो वायु का माध्यम है, ये मान लो कांच है, लेकिन अगर किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है, यानी परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तब ये इस किरण में कोई अपवर्तन नहीं होगा, चाहे विरल से सघन जाए या सघन से विरल जाए। एक बात ये ध्यान रखिएगा, कोई अपवर्तन नहीं होगा, यानी इस स्पेशल केस में आपतन कोण का मान भी जीरो होगा, आई जीरो हो गया तो आपतन कोण का मान भी जीरो है तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक और केस है जब इसमें कोई प्रकाश में कोई अपवर्तन नहीं होगा, वो केस क्या है, जब पहला माध्यम भी वायु ले लो और दूसरा माध्यम भी क्या ले लो, वायु, अगर या दोनों माध्यम क्या है, कांच, अगर दोनों माध्यम सेम है, तो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, तब फिर इस किरण में कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, ये सीधे अपने मार्ग पर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा, जब भी प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होगी तो उसमें कोई भी अपवर्तन की घटना नहीं होगी, यानी इस केस में आई और आर दोनों के मान, यानी आपतन और अपवर्तन दोनों कोणों के मान क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम समझेंगे या जानेंगे अपवर्तनांक के बारे में और उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।